नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। और आज एक झूठी खबर का पर्दाफाश हुआ है, और वो भी इतनी बेशर्मी से। उसके बाद माफी भी मांगी उस बड़े चैनल ने। मैं बात कर रही हूं अर्नब गोस्वामी की, जो कि रिपब्लिक टीवी चलाते हैं। और वो कितने धड़ल्ले से इतना बड़ा झूठ बोल जाते हैं, और उनका कोई कुछ बाल बाका नहीं करता। अंत में क्या कहते हैं वो? सॉरी, एक छोटी सी अपॉलजी रिपब्लिक टीवी इशू करता है, और बात वहां पर खत्म हो जाती है। अब ये मामला क्या है, मैं आपको बताती हूँ। मामला ये है कि अगर आपने देखा हो, ट्विटर पर अगर आप जाएंगे तो इस समय ट्विटर पर जिसका जो मन में आ रहा है वो गलत खबरें छापने की कोशिश कर रहा है। इनफैक्ट इन दिनों पत्रकारिता, खासतौर से टीवी, अपनी खबरों को लेकर उपहास का पात्र बनती जा रही है। भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य टकराव के दौरान ऐसी ढेर सारी खबरों के बीच एक नया उदाहरण रिपब्लिक भारत का आया है, जिसमें एक कदम वो आगे बढ़कर टर्की में कांग्रेस का दफ्तर उन्होंने खुलवा दिया। अब क्या है खबर? रिपब्लिक भारत के अर्नब गोस्वामी की इस खबर से हड़कंप मच गया, सनसनी फैल गई। और ये मामला 5 दिन बाद तब साफ हुआ जब मंगलवार को कांग्रेस ने बताया कि जिसे कांग्रेस का दफ्तर बताया जा रहा है, दरअसल वह तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का कन्वेंशन सेंटर है। अब आप ये सोच लीजिए कि इतने बड़े माल चैनल का संपादक अगर वो इस चीज को नहीं समझ पा रहा है कि एक कन्वेंशन सेंटर एक किसी पार्टी ऑफिस का दफ्तर कैसे बन सकता है, तो आप सोच सकते हैं कि किस तरीके की झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। अब कांग्रेस पार्टी को भी इस मामले में एफआईआर कराने का फैसला लेना पड़ा, और ऐसा ही झूठ 2019 में, आपको याद होगा, उसमें भी फैलाया गया था। उस समय भी कांग्रेस ने इस खबर का खंडन किया था। और अर्नब गोस्वामी ने क्या झूठ फैलाया, मैं आपको दिखाती हूँ। एक ट्वीट अमित मालविया ने उस ट्वीट को शेयर किया है। अर्नब के झूठ को अमित मालविया जैसे ही लोग ट्वीट What भी kind करते हैं। of business आइए मैं does वो your आपको ट्वीट party have दिखाती in हूँ, ये आपकी Turkey? स्क्रीन पे सुनिए। Did you know, viewers, the Congress party has a registered office in Turkey? I want to ask you something. What kind of business does your party have in Turkey? Did you know, viewers, the Congress party has a registered office in Turkey? तो आपने देखा। और अमित मालविया का अगर आप ट्वीट ध्यान से देखें तो लास्ट लाइन में उन्होंने क्या लिखी है? रिमेंबर द एनिमीज फ्रेंड इज एन एनिमी टू। दिस इज बिजार एंड इनएक्सप्लिकेबल ऑन मल्टीपल लेवल्स। इंडिया डिजर्व्स टू नो। ये अमित मालविया ने कह दिया। और जब उसके बाद जब पता चला कि ये तो इस्तांबुल का कन्वेंशन सेंटर था, तो उसके बाद ये देखिए रिपब्लिक टीवी की अपॉलॉजी आती है, और उस अपॉलॉजी को भी मैं दिखाना चाहती हूँ। उन्होंने सॉरी बोला है, ये देखिए। An incorrect image was inadvertently used erroneously, depicting a building as the Congress office in Turkey by a video editor on the digital desk due to a technical error. The image had no connection to the content or context of the said video. This clip was not broadcast on Arnab Goswami's debate show on 15th May 2025 or thereafter, and was not taken on air, nor was the said erroneous image in any way related to the subject matter being discussed. The inadvertent error occurred after the live show ended and was carried on the digital platform. The moment it was brought to our attention, it was promptly rectified. We sincerely and unconditionally regret the error. अब ये अपॉलॉजी उन्होंने जो दिया है, सॉरी बोला है कि नहीं भाई, ये एक वीडियो एडिटर की गलती से हमारे डिजिटल डेस्क ने ये किया था। अब क्या ये माफी लायक है? और अभी अगर कोई और छोटा मोटा एंकर होता तो उसकी तो नौकरी चली गई होती, उसको फायर कर दिया गया होता, उसके खिलाफ क्या क्या एक्शन ले लिया गया होता। लेकिन अब क्योंकि ये अर्नब गोस्वामी है, तो इनका कोई बाल बाका तो कर नहीं सकता, तो इन्होंने एक अपॉलॉजी पब्लिश कर दी है। लेकिन ऐसी झूठी खबरें आपने देखा था ऑपरेशन सिंदूर भी जब चल रहा था, उसके बीच में भी अगर आप 8 मई को याद करें, अगर किसी ने भी पूरी रात उस दिन, मैंने भी बहुत देर तक टीवी चैनल्स को खंगाला था। 8 मई को जिस समय ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, अलग अलग तरीके की गलत खबरें गढ़ी जा रही थी कि कराची ध्वस्त हो गया, इस्लामाबाद ध्वस्त हो गया, हमने वहां के मिलिट्री एयरबेसेस को मार दिया, और एंकर्स गन लेकर सब ये तमाशा, पूरा ड्रामेबाजी चल रही थी सारे टीवी चैनल्स पर। अब आप ये सोचिए कि कौन अर्नब पर विश्वास करेगा? रिपब्लिक भारत के वो इतने बड़े संपादक हैं, मोदी जी के लाडले एंकर भी माने जाते हैं। फेक न्यूज फैलाने में अब उनका नंबर 1 पर किरदार हो गया है।
तो ऐसे में इस अपॉलॉजी के क्या मायने हैं, आज इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ 3 वरिष्ठ मेहमान हैं, उनसे मैं आपका परिचय करवाती हूँ। हमारे साथ कुणाल बिहारी हैं, जो कि यूथ कांग्रेस से हैं और एक युवा नेता हैं कांग्रेस के, और इस समय अभी आज विरोध प्रदर्शन चल रहा था एस जयशंकर के दफ्तर के सामने, वो अभी वहीं से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। कुणाल, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हमारे साथ प्रोफेसर मोहसिन रजा खान है, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के एक्सपर्ट, आपका भी स्वागत है। और सिद्धार्थ शर्मा, इंडिपेंडेंट मीडिया एनालिस्ट, आपका भी स्वागत है। मैं कुणाल बिहारी से शुरू करती हूँ कि कुणाल, ये जो खबर अर्नब गोस्वामी की चली कि इस्तांबुल कन्वेंशन सेंटर को उन्होंने कांग्रेस का दफ्तर बता डाला, इतना बड़ा डैमेज उन्होंने कर दिया, तमाम लाखों करोड़ों लोगों ने उसको सोशल मीडिया पर देख लिया। अब इस सॉरी के क्या मायने हैं? ये जो अपॉलॉजी इशू की गई है, इसके कोई मायने हैं? जी, पहले तो धन्यवाद मुझे इस चैनल और इस मुद्दे पे बोलने के लिए, क्योंकि मेरा इंटरनेशनल रिलेशंस का पीएचडी हो रहा है। मैं आपको बताऊं, मेरा एक दोस्त है जो कि स्पेन में अभी रह रहा है, गणपत। उसने बताया कि भैया यहाँ पे जो यहाँ का जो डेप्यूटीज का बॉडी है उसको कहते हैं कांग्रेस ऑफ डेप्यूटीज, जो स्पेन में है। टर्की में एक बॉडी है जिसको कहते हैं इस्तांबुल कांग्रेस सेंटर, स्विट्जरलैंड कांग्रेस, फिलीपींस कांग्रेस, वियतनाम इंटरनेशनल कांग्रेस सेंटर, कांग्रेस सेंटर हैम्सबर्ग जो कि जर्मनी में है, कांग्रेस सेंटर लंदन जो कि यूके में है। तमाम देश में कांग्रेस नाम से बड़ी है। कांग्रेस का लिटरल मीनिंग होता है सम्मेलन, एन असेंबली, अ प्लेस वेयर द डेप्यूटीज असेंबल टू मेक और फॉर्म लॉज और टू डिस्कस द लॉज और पॉलिसी। मुझे क्या लगता है कि इतना बेसिक सेंस अर्नब गोस्वामी में होगा कि जो इस्तांबुल कांग्रेस है और जो कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेंटर नहीं है। लेकिन आप ये देखिए, फेक न्यूज जो बनाया जाता है या जो मिस इन्फॉर्मेशन और जो मिस डिस्कोर्स क्रिएट किया जाता है, एक खास तबके के लिए किया जा रहा है। हम लोग, मुट्ठी भर लोग इस बात को जान भी नहीं है, लेकिन आज मेरे गांव से बहुत सारे कॉल आए हैं कि भैया टर्की में कांग्रेस का सेंटर है, टर्की तो हमारा पाकिस्तान के साथ में था। उनके पास इस मिस इन्फॉर्मेशन को खत्म करने के लिए कोई टूल नहीं है। एक बार उनके पास वीडियो पहुंच गया, व्हाट्सएप में पहुंच गया, सब लोगों में डिस्कोर्स बन गया कि कांग्रेस का एक ऑफिस है जो कि टर्की में है और कांग्रेस जो है एक देश विरोधी संस्था है। इसका आपकी आवाज कट रही है, जो रिपब्लिक टीवी माफी मांग रही है। आपकी आवाज बीच में कट गई थी। हाँ, जी, बोलिए बोलिए। अभी ठीक? हाँ, अभी ठीक है। जी जी, अभी ठीक है आवाज। मैं ये कह रहा हूँ कि ये अर्नब गोस्वामी का डिलिबरेट अटेम्प्ट है। वो जानते हैं कि वो किन लोगों के लिए न्यूज क्रिएट कर रहे हैं, और ये जो मिस इन्फॉर्मेशन और ये डिस्कोर्स चला रहे हैं उन लोगों के लिए है जिनको डिस्कोर्स, ये मिस इन्फॉर्मेशन को रेक्टिफाई करने का टूल उनके पास नहीं है। आप लोग जैसे पत्रकार, हम लोग जैसे पत्रकार को देश में 10%, 20%, 25% लोग देख रहे हैं, लेकिन जो 75%, 80% आबादी है जो इस मिस इन्फॉर्मेशन के खिलाफ मैंने शिकार है, ये उनके लिए ऐसा न्यूज क्रिएट हो रहा है, उनके लिए ऐसा नॉलेज प्रोड्यूस किया जा रहा है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि अर्नब गोस्वामी जो है ये उनसे गलती हुई है। जो एक डेलिब्रेट अटेम्प्ट है, एक अटेम्प्ट है इंडियन नेशनल कांग्रेस को मलाइन करने का, एक अटेम्प्ट है मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने का, और ये एक अटेम्प्ट है अपना स्वामित्व उनको बीजेपी को बताने का कि देखिए हम पत्रकारिता छोड़ के आपकी चाटुकारिता कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि उनके तरफ से ये एक सॉरी से यह बात खत्म हो जाएगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी जो है वो केस की है, और अभी अभी हम लोग इस मामले और दूसरे सभी मामलों को लेकर एस जयशंकर के ऑफिस के, एस जयशंकर के घर के बाहर से प्रोटेस्ट करके ही आ रहे हैं। अभी मैं कैब में ही हूँ, मैं वहीं से आ रहा हूँ। जी नीलो जी। हाँ, अब मैं सिद्धार्थ के पास आती हूँ कि सिद्धार्थ, इस अपॉलॉजी के क्या मायने हैं और अर्नब गोस्वामी के खिलाफ क्या एक्शन होना चाहिए? क्या आपको लगता है कि सिर्फ सॉरी कहने से, अपॉलॉजी इशू करने से बात बन जाएगी? और जिस तरीके का डैमेज उन्होंने ऑलरेडी कर दिया है, अब उस पर क्या कहा जाए? नहीं, मेरे ख्याल से डैमेज वगैरह कुछ खास नहीं है, क्योंकि कुछ डेटा पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ। हुआ ये कि भारत में 2020 में जब लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन लगने से पहले भारत में जो न्यूज़ व्यूअरशिप थी, जो लोग टीवी न्यूज़ देखते थे, वो केबल टीवी पर ज़्यादा थी और ऑनलाइन कम थी। लेकिन जैसे ही भारत में लॉकडाउन लंबे समय तक लगा, हमें पता है वर्क फ्रॉम होम वगैरह करीब 1 डेढ़ साल चला, तो 2022 खत्म होते-होते
भारत में 2022 खत्म होते समय 60 करोड़ लोग टीवी केबल से देखते थे और 60 करोड़ लोगों के आसपास लोग ऑनलाइन न्यूज़ देखते थे। लेकिन आज 2025 में केबल टीवी के द्वारा न्यूज़ देखने वाले केवल 45 करोड़ लोग हैं और यूट्यूब के ज़रिए न्यूज़ देखने वाले, ऑनलाइन देखने वाले 80 करोड़ लोग हैं। इसका सबसे बड़ा प्रमाण तब मिला जब 2024 के चुनाव में सारे गोदी मीडिया चैनल्स जो केबल से चलते हैं, उन्होंने 400 पार का नारा दिया था। सब लोगों ने 400 पार का नारा दिया था, लेकिन 240 पर सिमट गया। इसका मतलब ही ये है कि वो जो केबल टीवी के द्वारा लोगों को न्यूज़ पहुँचता है, उसकी संख्या उसी समय घट रही थी, अब तो खैर काफ़ी घट गई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, जहाँ तक कांग्रेस की बात है, अमेरिका का जो संसद है उसको भी कांग्रेस कहा जाता है, तो क्या अर्नब गोस्वामी कहेंगे कि कांग्रेस का अमेरिका में भी एक विंग है? तो इस तरह की बातें हमें पता है कि भाजपा के साथ दिक्कत ये आ गई है कि जब से ऑपरेशन सिंदूर सफल हुआ है सेना के द्वारा और पहलगाम का जवाब नहीं मिला है, तो इस देश की जनता के देश के हर व्यक्ति के मन में 2 सवाल है, चाहे उसने बीजेपी को वोट किया हो या बीजेपी को वोट नहीं भी किया हो, उसके मन में 2 ही सवाल है। पहला सवाल ये है कि पहलगाम में सुरक्षा चूक कैसे हुई? दूसरा सवाल ये है कि जब सेना ने पूरी तरह से पाकिस्तान को पस्त कर दिया था, तो आपने ट्रंप साहब की बात मान के सीज़ फायर क्यों किया? तो इन 2 सवालों से बचने के लिए बीजेपी और पूरे बीजेपी का इकोसिस्टम हर तरह की कोशिश करेगा कि किसी तरह से ये नैरेटिव डाइवर्ट हो जाए, किसी भी तरह से नैरेटिव डाइवर्ट हो जाए। वो यहाँ तक जाएँगे कि अपने मंत्रियों को कहेंगे कि तुम किसी सेना के बारे में कुछ बोल दो, ताकि कम से कम एक विवाद खड़ा हो जाए। तुम कर्नल सोफिया कुरैशी के परिवार के बारे में बोल दो, उनके भाई-बहन कौन है, ताकि कोई विवाद खड़ा हो जाए। वो अर्नब गोस्वामी को बोल देंगे और ये बात जो गोदी मीडिया करती है, ये कोई नया नहीं है और गोदी मीडिया सिर्फ ये ध्यान में रखिए कि कांग्रेस को ही अटैक नहीं करती। गोदी मीडिया हफ्ता-हफ्ता जिस तरह से बीजेपी अलग-अलग समय पर अलग-अलग ढंग से अटैक करती है, वो कभी एक बार सुपारी ले लेती है और कंटिन्यूअस 1 हफ्ता 10 दिन तक ममता बनर्जी के टीएमसी को बंगाल में कोसती रहती है। फिर 1 हफ्ते के लिए वो सुपारी लेती है, पूरा का पूरा बीजेपी इकोसिस्टम तमिलनाडु में स्टालिन के खिलाफ खड़ा हो जाता है किसी एक बहाने से। कभी हमने देखा था कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ऐसा तक चला गया गोदी मीडिया कि उनको फांसी तक बस एक फांसी पर लटकाना बाकी था। तो ये एक इनका एक नैरेटिव चलता है, लेकिन दुर्भाग्य उनका दुर्भाग्य ये है कि वो 2000 कोविड होने से पहले जो भारत की ज्यादा जनता केबल टीवी के माध्यम से न्यूज़ देखती थी, अब वो संख्या बहुत तेजी से घट रही है। अब वो केवल 45 करोड़ बची है और यूट्यूब और ओवर द टेबल जैसे कि ऑनलाइन कहते हैं, ऑनलाइन न्यूज़ देखने वालों की संख्या 80 करोड़ है और मेरे ख्याल से अर्नब गोस्वामी और उनकी टीम को ये समझ में आ गया कि उन्होंने जो किया है वो गलत किया है। कांग्रेस ने भी बहुत एग्रेसिवली इसको केस मुकदमे की बात की, इसीलिए उन्होंने बहुत जल्दी से इसके बारे में एक माफीनामा वगैरह निकाला। माफीनामा इनका निकालना कोई कोई खास बात नहीं है। हमने देखा था कि 8 मई को रात में भारत के सारे गोदी मीडिया चैनल कोई कराची तक, कोई रावलपिंडी तक पहुंच गया था, तो कोई बलूचिस्तान तक पहुंच गया था, तो यहाँ तक कि किसी ने कराची के पोर्ट को पूरी तरह इतना जबरदस्त डिस्ट्रॉय कर दिया था कि भारत के ही एक मंत्री ने उस चैनल के ट्वीट को रीट्वीट कर दिया कि हमने कराची पर कब्जा कर लिया था। जबकि दूसरी तरफ उसी दिन शाम में भारतीय सेना लगातार ये कह रही थी कि हम तो केवल आतंकवादी ठिकानों पर हमला कर रहे हैं, हम इसको नॉन एस्केलेटरी कर रहे हैं, पाकिस्तान जो करेगा हम बस उसका जवाब देंगे। तो जब ये स्पष्ट था कि सेना कह रही थी कि हम कोई आक्रामक मुद्रा में नहीं है, तो ये जो गोदी चैनल है ये जबरदस्ती जो आक्रामक मुद्रा में गए हैं, मुझे लगता है कि मदारी के हाथ से उस तरह को बंदर ने ले लिया है। अब मदारी भागे भागे फिर रहा है कि बंदर उस तरह से कहीं मदारी का ही हजामत न करने लग जाए, इसीलिए ये समस्या है। और मेरे ख्याल से इसमें बहुत ज्यादा कांग्रेस ने जो किया है उनके खिलाफ एक्शन लेने की बात वो बहुत सही है, लेकिन मेरे ख्याल से बहुत चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि वो जो गोदी मीडिया है उसका असर अब धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। 2024 के चुनाव में सारे गोदी मीडिया ने 400 पार का नारा दिया था, लेकिन अगर भारत की जनता ने 240 पर ला दिया, इसका मतलब ही है कि उसके अलावा दूसरे मीडिया को भी भारत की जनता देखती है, वो चाहे यूट्यूब पर देखे या ऑनलाइन देखे। लेकिन अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक चैनल, ये सिर्फ रिपब्लिक चैनल तक सीमित नहीं है, आप किसी भी गोदी मीडिया के चैनल को देख लीजिए। 8 तारीख को रात में जिस तरह से उन्होंने व्यवहार किया था, सब चैनल एक दूसरे से कंपटीशन में थे कि हम पाकिस्तान के कितने अंदर गए हैं।
कोई कहा कि हम सियालकोट तक गए, तो दूसरे ने कहा नहीं नहीं हम इस्लामाबाद पहुंच गए। किसी ने कहा इस्लामाबाद तो कम है, हम आगे बढ़ जाते हैं रावलपिंडी तक। कोई पहुंच गया बलूचिस्तान तक। किसी ने तो यहां तक कह दिया कि भारत अफगानिस्तान से भी हमला कर रहा है। तो मतलब इस तरह की बातें जब करते हैं तो मेरे ख्याल से लोगों को भी धीरे धीरे समझ में आ गया है कि गोदी मीडिया चैनल जैसे हम लोगों के घर के बच्चे जो है ना वो कुछ WWF देखते हैं, उसमें कुश्ती होती है, एक्चुअली वो नूरा कुश्ती होती है। सबको पता होता है जितने जोर से वहां पटका जाता है उतने में तो कोई मर जाए, लेकिन वो फिर खड़ा हो जाता है। तो एक तरह से एंटरटेनमेंट वैल्यू है। लोग गोदी मीडिया के चैनल को मेरे ख्याल से लोग घर के टीवी पर जब देखते हैं तो वो देखते तो हैं लेकिन उसको मानते नहीं है, वो उसको एंटरटेनमेंट वैल्यू में देखते हैं। बहुत ज्यादा बिल्कुल। महत्व देने की जरूरत नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। नहीं, इसको खैर जोक के रूप में अगर हम लेंगे तो बहुत अच्छा है कि भाई चलो उसको एंटरटेनमेंट वैल्यू के लिए देखा जाए। लेकिन एक पत्रकार होने के नाते मैं सोचती हूँ कि आप न्यूज को एंटरटेनमेंट कैसे बना सकते हैं। ठीक है, न्यूज का एक अपना एंटरटेनमेंट एक सेक्शन होता है, आप उसमें, लेकिन जब आप इस तरीके की सीरियस खबरों को लेकर और उसके इर्द गिर्द अगर आप एंटरटेनमेंट वैल्यू ढूंढते हैं, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि अर्नब गोस्वामी उसमें क्या ढूंढ रहे थे और मोदी जी उनको अब कौन सा अवार्ड देने वाले हैं ये इस तरीके की गलत खबर छापने के लिए या बोलने के लिए। और ये कैसी पत्रकारिता है। जी मोहसिन, अनम्यूट कर लीजिएगा। नीलू जी देखिए, बिल्कुल सही बताया आपको सिद्धार्थ जी ने। ये ओवरऑल फ्रेमवर्क जो है वो हिंदू मुस्लिम का है, जो बीजेपी का ओवरऑल फ्रेमवर्क है वही गोदी मीडिया का ओवरऑल फ्रेमवर्क है। तो उसमें वो आउटरीच जनरेट करते हैं, यानी कि कंट्रोवर्सी जनरेट करते हैं उस फ्रेमवर्क के अंदर। आपको याद होगा कई साल पहले इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बेचारे इतने शरीफ आदमी, वो मिलके पाकिस्तान के साथ अपने घर पे डिनर खा के कुछ साजिश बना रहे थे मणिशंकर अय्यर के साथ और कुछ पाकिस्तानियों के साथ हिंदुस्तान के खिलाफ और मोदी जी के खिलाफ। आपको फिर उसको कोई डिनाई करने वाला नहीं था। पहले तो ये ऐसी चीजें खूब उड़ाते थे, ना डिनाई करते थे ना कुछ। अब क्या होने लगा कि कुछ लोगों ने कहा कि हम तुम्हें कोर्ट ले जाएंगे, तो 10-15 साल ये तमाशा करने के बाद अब ये थोड़ा सा डरने लगे हैं। पर आपको याद होगा सुशांत सिंह राजपूत का जो चला था किस्सा कोविड के दौरान, इस तरह के किस्से चला के मीडिया की स्पेस, माइंड स्पेस, व्यूअर की माइंड स्पेस को आपके दिमाग पे छा जाना, आपके दिमाग की अटेंशन ले लेना, आपका ध्यान ले लेना अपनी तरफ और उसको बना के रखना, यानी कि एक तरह से आपको एक गुलाम बना के रखना। बिल्कुल सही कहा, ये मदारी हैं और ये मदारी उस किस्म के हैं जो हिप्नोटिस्ट कहते हैं अंग्रेजी में, यानी कि आपको अपने वश में कर लेने का और आपके दिमाग में फिर वही आइडियाज डालने के। और ये जो 240 आया है, बिल्कुल सही इन्होंने बताया, ये इसलिए क्योंकि इस मदारी का होल्ड कमजोर हो रहा है आपके ऊपर, इसकी ताकत कमजोर हो रही है और अगले इलेक्शन में देखिएगा और भी कमजोर होगी। फेक न्यूज चला चला के राहुल गांधी को पप्पू बता बता के इन्होंने अपने 8वें और 9वें फेल लीडरों को आगे किया है। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि तुर्की हमारा कोई दुश्मन नहीं है। ये भी रूमर फैलाया जाता है रोज कि कभी बांग्लादेश हमारा दुश्मन होता है, कभी मालदीव होता है और महीने 2 महीने के बाद फिर वो ठीक हो जाता है फिर वो मुल्क। यानी कि बेसिकली वो अपने व्यूअर्स को, जो राइट विंग व्यूअर्स हैं, उनके लिए एक एक्टिविटी जनरेट करते हैं कि आप इसका बॉयकॉट कीजिए इस कंट्री का, और इस बॉयकॉट करके आप जो है आप हमारे इस बॉयकॉट फैक्ट्री को चलाइए, आपको भी कुछ एक्टिविटी करने को मिलेगी। जैसे गांधी जी नहीं करते थे कि अपने जो कांग्रेस के मेंबर होते थे उनसे बिला वजह 10 पैसा लेते थे, 20 पैसा लेते थे। वो 10 पैसा 20 पैसा से कांग्रेस को कुछ मिलने नहीं वाला था या चरखा चलाने से। गांधी जी इसलिए करते थे ताकि वो आदमी शामिल हो सके देश की जंग में, आजादी की जंग में, उसको भी ऐसा फील हो एक आम आदमी को कि वो भी एक हिस्सेदार है, कुछ कर रहा है देश की आजादी के लिए। इसी तरह से अपनी फेक न्यूज हिंदू मुस्लिम चलाने के चक्कर में लोगों को उसमें इन्वॉल्व करके रखने में कि हम कुछ कर रहे हैं और तुम भी कुछ कर रहे हो, तुम भी देश बना रहे हो। मोदी जी इसी तरह से इन्होंने स्वच्छ भारत अभियान भी चलाया था। कभी खुद जाके कुछ फेक बीच, किसी बीच पे, किसी समुद्र के तट पे कुछ खुद ही फेंकी हुई चीजें उठा लेते थे दिखाने के लिए कि भैया मैं कर रहा हूं तुम भी करो। तो अंततः मैं कहूंगा कि देखिए इन्होंने बिल्कुल सही कहा सिद्धार्थ जी ने। फिर मैं इनकी इस बात पे आता हूं, इन्होंने कहा कि देखो लोग ये पूछ रहे हैं कि
आपने जब इस्लामाबाद फतेह कर लिया, आपने जब कराची फतेह कर लिया, आप जब पाकिस्तान गिरने वाला था अपने घुटनों पे, तो आपने रोका क्यों? अब इस पे लोगों को बहुत गुस्सा है। मैं हरियाणा में लोगों से बात करता हूं तो वो मुझसे कहते हैं मोदी जी इसलिए रुक गए क्योंकि रेडियो एक्टिविटीज फैल चुकी थी। भारत की सेनाओं ने रावलपिंडी के नूर खान बेस पे, जहां पे उनके न्यूक्लियर हथियार हैं, और एक कोई हिल्स हैं, किराना हिल्स, वहां पे न्यूक्लियर साइट पे हिट किया पाकिस्तान के, और रेडियो एक्टिविटी स्प्रेड हो गई। और इसको रोकने के लिए मोदी जी मान गए, इसलिए रुक गए वो, क्योंकि लोगों में अब गुस्सा है, क्योंकि उनके चैनलों ने तो उनको यही बताया कि हम जीतने की कतार पे थे। और हम तो एक फेक न्यूज फैलाई जा रही है कि भारतीय सेना ने रेडियो एक्टिविटी फैला दी थी, ऐसा स्ट्राइक किया पाकिस्तान में, और इसकी वजह से मोदी जी रुक गए। यानी कि लोग नाराज हैं मोदी जी से कि क्यों आप रुक गए जब पाकिस्तान फतेह होने वाला था। बीजेपी की समझ में नहीं आ रहा, तो इस तरह की फेक न्यूज अपने व्हाट्सएप चैनल और टीवियों के थ्रू फैला रहे हैं कि रेडियो एक्टिविटी स्प्रेड हो रही थी। IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ने साफ कहा है कोई न्यूक्लियर लीक नहीं था पाकिस्तान में। अमेरिका ने कहा है वो मॉनिटर करता है, कुछ हिट नहीं हुआ है, कोई न्यूक्लियर लीक नहीं है। पर अपने लीडर के ऊपर से वो नाराजगी हटाने के लिए अब वो इस हद तक गिर गए कि आज राहुल गांधी और आसिम मुनीर की फोटो उन्होंने AI से करके मर्ज कर दी। ये एक और तरीका है, पर ये सब ओवरऑल फ्रेमवर्क हिंदू मुस्लिम का है, जिसमें मुसलमान बुरा है, सब बुरी चीजें मुसलमानों में हैं। इसीलिए अली खान महमूदाबाद आज जेल में बैठे हुए हैं। हालांकि वो उनसे बड़ा देशभक्त कोई नहीं है, और हर मुसलमान को वो या तो गाली देते हैं या उसको नहीं, पाकिस्तानी कहते हैं, नहीं, वो बात और तो इसी ठीक है, वजह हम से लोग इसको नहीं मोहसिन, हम लोग ये बातें तो कर चुके हैं, लेकिन अब सवाल ये उठता है, और कुणाल से मैं पूछूंगी, उसके बाद फिर मैं अंतिम कमेंट के लिए आप लोगों के पास आती हूँ, कि क्या अर्नब गोस्वामी का ढोल अब फट चुका है? अब वो चाहे जितना भी चिल्लाएं, उनको कोई सीरियसली नहीं देखने वाला। ठीक है, भले ही रिपब्लिक भारत एक नंबर 1 पोजीशन पे हो या नंबर 2 या नंबर 3, नोबडी केयर्स फॉर व्हाट अर्नब गोस्वामी इज सेइंग। क्या अर्नब गोस्वामी का ढोल फट चुका है? जी बिल्कुल नीलू जी, मुझे लगता है कि अर्नब गोस्वामी का इससे बहुत भक्त पिता है। अर्नब गोस्वामी को लोग सीरियसली पहले ही से ही लेना कम कर दिए थे, और इस घटना के बाद लोग और सीरियसली नहीं लेंगे। लेकिन इस बात के लिए हमें सचेत रहना होगा कि भले ही व्यूअरशिप घट गया है, अभी भी न्यूज क्लिपिंग्स को जो देखिए, इनके दो लेवल पे काम होते हैं। एक तो ये फॉल्स डिस्कोर्स अपने न्यूज से फैला दिए, दूसरा जो भाजपा के IT सेल है, उन न्यूज क्लिपिंग्स को व्हाट्सएप ग्रुप्स में और व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप्स में उसको चलाते हैं। तो हमें दो लेवल पे सोचना होगा। भले ही उनका व्यूअरशिप घट गया है, लेकिन वो एक फॉल्स डिस्कोर्स क्रिएट करने का एक टूल बन चुका है। तो हमें इस बात को भी देखना होगा, और सब लोगों के पास ये एक्सेस नहीं है कि आप एक फैक्ट फाइंडिंग जो यूट्यूबिंग होती है और जो एक सच्ची पत्रकारिता होती है, हम इस बात को मानना होगा कि अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को वो एक्सेस नहीं है। तो मेरा मानना है कि भले ही अर्नब गोस्वामी जो है वो एक्सपोज हुआ है, भले ही अर्नब गोस्वामी का भक्त पिटा है, लोग उसको सीरियसली लेना बंद कर चुके हैं, लेकिन हमें इस बात को में पे काम करना होगा कि ऐसे न्यूज प्रोड्यूस ही ना हो। क्योंकि ऐसा नॉलेज प्रोड्यूस होगा, ऐसा न्यूज प्रोड्यूस होगा, तो अल्टीमेटली हमारे लिए वो घाटा है, क्योंकि हम उसको क्रॉस वेरीफाई बहुत प्लेटफॉर्म पे नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल, लोग बिल्कुल, उसको फेस वैल्यू में ले रहे हैं। जी नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं अब सिद्धार्थ के पास आती हूँ, और उसके बाद मोहसिन के पास अंतिम कमेंट के लिए आऊंगी। बहुत संक्षेप में, क्या ये सवाल पूछना सही होगा कि क्या अब अर्नब गोस्वामी ध्वस्त हो चुके हैं? मेरे ख्याल से अर्नब गोस्वामी ध्वस्त नहीं हुए हैं, वो बौने होते जा रहे हैं, और पूरा बौना होने में थोड़ा टाइम लगेगा। ऊपर से प्रेशर है, प्रेशर मतलब व्यूअरशिप का प्रेशर है। ज्यादा लोग अब उनको कम देख रहे हैं और यूट्यूब और ऑनलाइन को ज्यादा देख रहे हैं। तो ये कहना है कि ध्वस्त हो गए रातों रात सही नहीं है, लेकिन उनकी क्रेडिबिलिटी या उनके तरह की सारी गोदी मीडिया की क्रेडिबिलिटी, सिर्फ वो बौने नहीं हो रहे हैं, पूरा का पूरा वो जो प्लेटफॉर्म है वो बौना हो रहा है। उदाहरण के लिए अगर वो कह रहे हैं अपने चैनल पर कि टर्की में कांग्रेस का है, तो सवाल ये उठता है कि टर्की की एक असीस गार्ड कंपनी है। मैं आपके कार्यक्रम चलते समय What मैं kind of AI business ग्रॉक does से your एक सवाल party पूछा have कि in ऐसी कोई Turkey? कंपनी है क्या Did you जो know कि viewers the Congress party has a registered पाकिस्तान को office in Turkey? शस्त्र भी देती है, और भारत में भी उसके पास कोई ठेका है। तो AI ग्रॉक ने बताया कि असीस गार्ड नाम की एक कंपनी है, जिसके ड्रोन और मिसाइल
ऑपरेशन सिंदूर के समय पाकिस्तान ने दागे थे भारत के ऊपर, और उसी कंपनी के पास इंदौर और भोपाल के मेट्रो में लोगों का टिकट लेने का वो जो मशीन लगता है उसका ठेका भी है। अब भोपाल में और इंदौर में दोनों जगह भाजपा की सरकार है, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है। अब ये भाजपा को बताना पड़ेगा कि तुर्की जिसने कि पाकिस्तान को ड्रोन सप्लाई की है, और इसीलिए हम उनको अगर अपना विरोधी मान रहे हैं, दुश्मन मान रहे हैं, तो फिर उसी कंपनी को वो भाजपा शासित इंदौर और भोपाल में मेट्रो का कंपनी का ठेका उनको कैसे मिला हुआ है? ये तो जवाब उनको देना पड़ेगा। लेकिन बात वो नहीं है। बात यह है कि हमें पता है कि अर्नब गोस्वामी, ये पूरा का पूरा गोदी मीडिया एक अलग ही एजेंडा लेके चलता है। उसका एजेंडा कभी भी पत्रकारिता है नहीं, उसका एजेंडा है सरकार की बातों को एम्प्लीफाई करना। वो एक भोंपू है। वो भोंपू का काम ही, भोंपू अपने आप में कुछ नहीं बोलता है, माइक में 500 फीट दूर जो बोलता है उसको वो एम्प्लीफाई करके बड़ा करके बोलता है। तो आप अगर जो आप कह रहे हो, जो बात आपने कही, क्या उसी सवाल को मैं अब मोहसिन से करूंगी कि क्या अर्नब का भोंपू ध्वस्त हो चुका है? भाई जो भोंपू वो इस्तेमाल करते थे वो बिल्कुल फट चुका है एक तरीके से। वॉल्यूम बटन खत्म हो गया उनका। हाँ। क्रेडिबिलिटी लो है, सही कह रहे हैं। पर वो जो आपके जो युवा नेता थे उन्होंने भी एक बात बिल्कुल सही कही, क्योंकि मेरे स्टूडेंट ने भी मुझसे यही बात कही। मैंने कहा तुम्हारी जनरेशन के लोग तो देखते नहीं। बोले, उसने मुझसे कहा सर मैंने तो 2.5-3 साल से न्यूज ही नहीं देखी। लड़का बोला टीवी पे। पर उसने कहा मैं एक्स पे फॉलो करता हूं जो बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं इंडिया के, जिनकी बहुत फॉलोइंग है, उनसे मैं न्यूज देखता हूं। तो उस पे ये लोग अभी भी पावरफुल हैं। इस यूथ लीडर ने सही बताया कि वो अब एक तरह से आईटी सेल का हिस्सा बन गए, यानी कि व्हाट्सएप फॉरवर्ड बनाने का काम, उनकी कटिंग लेके एक्स पे उनके फॉलोअर्स। तो इस तरह से वो अब भी फेक न्यूज धड़ल्ले से बना रहे हैं, और उनको रोकना होगा, कानूनी प्रक्रिया करनी होगी। यही नहीं हो सकता कि कोई मुस्लिम प्रोफेसर हैं तो वो जेल जा रहे हैं, और इनके जो जर्नलिस्ट हैं और इनके जो मिनिस्टर हैं वो फ्री फंड में फैला रहे हैं फेक न्यूज। नहीं तो चलते चलते सिद्धार्थ एक सवाल आपसे करूंगी, और आप अपने जोकिंग स्टाइल में बता सकते हैं उसको कि क्या फेक न्यूज के बादशाह अर्नब गोस्वामी ध्वस्त हो चुके हैं, ये पूछा जाए। मेरे ख्याल से देखिए, मैंने कहा ना कि अर्नब गोस्वामी लार्जर देन लाइफ फिगर थे, वो काफी बौने होते जा रहे हैं। और जहां तक ये आईएईए की बात है कि पाकिस्तान में रेडिएशन हो गया इसीलिए मोदी जी को दया आ गई, तो ये दया तो राम जी को नहीं आई जब उन्होंने रावण के 100 बेटों को मार दिया। उसके बाद रावण को मारने में दया तो नहीं आई। या अर्जुन को तो दया नहीं आई जब कर्ण का रथ फंस गया था, उस समय कर्ण कह रहा था कि मैं तो निहत्था हूं, मेरे ऊपर क्यों चला रहे हो बाण। तो अर्जुन ने तो उनके ऊपर, कर्ण के ऊपर कोई दया नहीं की थी, क्योंकि कर्ण ने अर्जुन के बेटे को भी मारा था अभिमन्यु को घेर के, और द्रौपदी का भी चीरहरण किया था। तो अगर पाकिस्तान आतंकवादी देश है, वहां से आतंकवाद हमारे यहाँ एक्सपोर्ट कर रहा है, और वो पूरी की तरह पूरे घुटने पर आया हुआ है, उस समय उसको अब दया क्यों दिखा रहे? उसको तो खत्म करने का मौका था। यही तो चर्चा है कि 10 तारीख को 10:30 बजे जब कर्नल सोफिया कुरैशी ने कह दिया कि अखंड भारत और पीओके दोनों भारत की सेना की मुट्ठी में है, तो शाम में 5 बजे आपने वो मुट्ठी खोल के ट्रंप को वो चीज क्यों दे दी? ये सवाल तो हमेशा के लिए उनको रहेगा। और मेरे ख्याल से इस सवाल से बचने के लिए वो अर्नब गोस्वामी का भी इस्तेमाल करेंगे, गोदी मीडिया का भी इस्तेमाल करेंगे, अपने व्हाट्सएप टीम का भी इस्तेमाल करेंगे, आईटी सेल का भी इस्तेमाल करेंगे, यहां तक कि अपने मंत्रियों का इस्तेमाल करेंगे कि कुछ भी बोलो, कुछ भी शगुफा छोड़ो, ताकि चर्चा उस पर नहीं आए, ये 2 सवालों पर चर्चा नहीं आए कि पहलगाम क्यों हुआ और सीज फायर क्यों किया। ये 2 सवाल से बचने के लिए जितना चाहे मर्जी ये लोग उसको डाइवर्ट करने की, भ्रमित करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल से अब भारत की जनता इस मामले में भ्रमित होने वाली नहीं है। ये 2 सवाल रह जाएंगे, और इसके अलावा जो भी सवाल करेगा वो अपने आप में बौना होता चला जाएगा। अर्नब गोस्वामी भी अगर क्यों ना हो, वो भी बौने हो जाएंगे। चलिए इस चर्चा को यहाँ खत्म करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बस चलते चलते यही बोलूंगी कि उन्होंने सॉरी तो बोला, अपॉलॉजी तो की, लेकिन क्या फेक न्यूज को पेडल करना वो बंद कर देंगे? मुझे तो ऐसा नहीं लगता, लेकिन देखेंगे आने वाले दिनों में। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सिद्धार्थ, मोहसिन, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग।